सौरभ मतलब हमारे जो एओ साहब बैठे हैं ना साथ में, तो मुझे लग रहा था कि पहले उनको बुलाया जाएगा, उसके बाद तो थोड़ी भूमिका बना देता है ना, तो बोलने में आसानी होती है। सबसे बोरिंग पार्ट करने के लिए मेरे को बुलाया गया है, जो बच्चों को पसंद नहीं होता। जैसे अभी एक वक्ता बोल रहे थे तो कुछ लड़कियों ने ताली बजाना शुरू कर दी थी बीच में से, बस बहुत हो गया, शांत हो जाओ। इंडिकेशन है। खैर, मंच पे आसीन मेरे साथी श्री सौरभ जी, मंच पे आसीन आदरणीय प्राचार्यगण, अन्य उपस्थित सभी शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, पहले तो इनकी कहानी का जो छोटा सा पार्ट रह गया है। हर कहानी जो है ना, दो एस्पेक्ट्स में लिखी जाती है। एक ओरिजिनल एस्पेक्ट जब लिखी गई थी वो कहानी, और उसके बाद उसका एक्सटेंशन। तो जो अभी मिश्रा जी ने कहानी मतलब शिक्षा बताई ना, वो उसमें एक एक्सटेंशन है। वो एक्सटेंशन मिश्रा जी ने नहीं बताया, वो मैं बता देता हूँ, फिर मैं अपना वक्तव्य शुरू कर दूंगा। एक्सटेंशन ये है कि इन्होंने वर्थ की स्टोरी सुना दी कि लकड़ी, चंदन की लकड़ी की खुद की कीमत या उसकी वैल्यू या वर्थ क्या है, वो उस लकड़हारे को नहीं मालूम थी। अब इसके आगे मॉडर्न युग आ जाता है, और मॉडर्न युग में आने के बाद वर्थ से भी आगे की एक थ्योरी आती है, वो है वैल्यू एडिशन थ्योरी। वैल्यू एडिशन थ्योरी ये है कि लकड़हारा फिर से लकड़ी बेच रहा होता है चंदन की, और बाजू में दूसरे लकड़हारों ने भी उसको देखते हुए चंदन के पेड़ लगा लिए, परंतु राजा साहब फिर आए और देखा कि लकड़हारा अभी भी उनकी तुलना में गरीब है और पड़ोसी लकड़हारे बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। तो ऐसा क्या अंतर आ गया वर्तमान जिस लकड़हारे को राजा साहब ने मदद की थी उसके और पड़ोसी लकड़हारों में, जबकि पड़ोसी लकड़हारे बाद में दौड़ना शुरू हुए और वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो अंतर ये था कि राजा साहब ने उस लकड़हारे से ये बोला कि मैंने तुमको बताया कि चंदन है, चंदन ले जाके बेचो तो तुम पैसा कमाने लगे, लेकिन तुमने इसको और कुछ नहीं किया। तो उसने पूछा साहब और क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने अपने यहाँ के शिल्पकार को बुलाया और बोला कि इसको शिल्प कारीगरी सिखा दो, स्कल्पचरिंग सिखा दो। तो उसको 2-4 दिन की स्कल्पचरिंग की ट्रेनिंग दी गई और स्कल्पचरिंग सिखा दी गई। अब राजा साहब ने उससे बोला कि एक लकड़ी फिर दी चंदन की, और बोला इस पर एक स्कल्पचर बना दो, एक मूर्ति बना लो। तो उसने खुदाई की और मूर्ति कार्विंग करके बना ली, और वो उसको बेचने गया। तो चंदन की मूर्ति बिकने आई तो वो चंदन की लकड़ी से भी 10 गुना ज़्यादा कीमत में बिकी। वो लौट के आया तो राजा साहब को उसने धन्यवाद दिया। तो दिस इज दिस एक्सटेंशन ऑफ दैट स्टोरी कि हमको वर्थ नहीं, वर्थ के आगे का चलना है। वर्थ तुम में है कि तुम परीक्षा पास करके उत्कृष्ट विद्यालय में आए, एडमिशन लिया, लेकिन वैल्यू एडिशन तब होगा जब तुम में से नीट में, आईआईटी में, और वो जो एक और होता है लॉ कॉलेज का टेस्ट, उसमें या अन्य कोई फील्ड में तुम लोग सिलेक्ट हो जाओगे। तुम्हारे जो जिले की मेरिट लिस्ट है या मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट है, उसमें तुम सारे बच्चे आओ और उसके बाद दूसरे बच्चों का नंबर लगे तो वैल्यू एडिशन हुआ, नहीं तो वर्थ पे ही रह जाओगे। और जो एक्सीलेंट होता है वो हर फील्ड में एक्सीलेंट होता है। तो खेलने कूदने में भी कि मेरिट लिस्ट वहाँ से स्टार्ट हो जहाँ तुम खड़े हो और ख़त्म वहाँ हो जहाँ तुम खड़े हो, और उसके बाद बाकी बच्चों का नंबर आए तो कुछ वैल्यू बढ़ी तुम्हारी। अन्यथा ठीक है, एक परीक्षा पास करके आए और यहाँ फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गए तो वर्थ ही रही, नेट वर्थ में ही रहे। और मेरा मानना ये है कि अब युग परिवर्तित हो गया, तो जो एक्सटेंशन वाली थ्योरी है अब उस पर वर्क करो कि हमको कितने बच्चे आगे निकले, कितने बच्चे मेरिट में पहुँचे। सेकंड पोजीशन क्यों, फर्स्ट पोजीशन मिलनी चाहिए। मान लो हमारे यहाँ 500 बच्चे हैं तो पूरे 500 ही कहीं ना कहीं मेरिट में आए, पहले ये उद्देश्य। फिर उसके बाद टॉप 1 से, मान लो 50 बच्चे 12th में हैं तो टॉप 1 से 50 तक की मेरिट लिस्ट हमारी हो और 51 से फिर दूसरों की हो, तो मतलब है। नहीं तो फिर बस मूर्ति नहीं, तुम लकड़ी बेच रहे हो तो मूर्ति बेचना शुरू करो। ठीक, तो मुझे लगा था कि थोड़ा सा पार्ट छोड़ दिया उन्होंने उस स्टोरी का, इसलिए मैंने बोल दिया। आप सब लोग वैसे बहुत अच्छे बच्चे हो और बच्चों की तुलना में आप अच्छे क्वालिफाइड भी हो, नॉलेजेबल भी हो,
मेहनत भी करते हो। बस आज का युग जो है वो परिणामों वाला युग है। कोई बात नहीं, उनको भी आ जाना। आज का युग जो है वो परिणामों वाला युग है। यदि हम परिणाम लाके नहीं दिखाएंगे तो हमारी कोई कीमत नहीं बचेगी। तो हर क्षेत्र में, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे हमारा सामाजिक जीवन हो या हमारा आचार विचार हो, उसमें हम सब एक्सीलेंट दिखने चाहिए। अभी आप लोगों की खेल गतिविधियां हुई होंगी बहुत सारी, उसमें जिन्होंने विजेता या उपविजेता रहे उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और आगे अब परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, तो आप सब लोग अब परीक्षाओं की तैयारी के लिए जुट जाइए और कमर कस लीजिए और अच्छे परिणाम लाने के लिए सज्ज हो जाइए, तैयार हो जाइए। सज्ज यानी तैयार हो जाइए कि जिससे एग्जामिनेशंस में भी आप उतने ही फ्लोरिशिंग कलर्स में बाहर आओ, उतने अच्छे फूल बन के निखरो जितने अच्छे आप हो। हमारे यहाँ अभी हम बैठे थे यहाँ पीछे, तो मैं प्रिंसिपल साहब से बोल रहा था कि अपने उत्कृष्ट विद्यालय में बहुत सारे अन्य गतिविधियाँ भी होती रहती हैं, एग्ज़ाम्स भी होते रहते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम भी चलते रहते हैं, तो आपकी पढ़ाई का थोड़ा नुकसान होता है। तो उसके लिए सैटरडे संडेज में एक्स्ट्रा क्लासेस आप लोग लगाओ, जिससे कि जो टफ क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन आप कर सको, या जो पार्ट रह गया हो उसकी पढ़ाई पूरी कर सको। तो मैं टीचर्स से और प्रिंसिपल से अनुरोध करूंगा कि अब इट्स हाई टाइम, अपन देखें तो अब समय बहुत कम बचा है, जनवरी भी हम आधा ख़त्म हो गया, तो अब लगभग सवा महीना बचा है। इस सवा महीने का जितना अच्छा उपयोग करेंगे उतने अच्छे परिणाम हमको मिलेंगे। मैं एक और बात आप लोगों को बता रहा, जिन बच्चों ने अभी तक 10th और 12th वालों के लिए विशेष तौर पे बता रहा, ब्लूप्रिंट ना देखा हो, वो ब्लूप्रिंट अपने क्लास टीचर से बोलें कि हर सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट हमको बताया जाए। ब्लूप्रिंट वो है कि किस पार्ट में से कौन सा नंबर्स का, कितने नंबर्स का प्रश्न आएगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस पार्ट पर हमको फोकस ज़्यादा करना है। ऑब्जेक्टिव्स किस पार्ट से आएंगे, किस पार्ट से छोटे क्वेश्चंस आएंगे और किस पार्ट से बड़े क्वेश्चंस आएंगे, वो उसमें डिफाइंड है। तो कृपया वो आप लोग अध्ययन कर लो, जिससे कि अब मार्क्स के मैनेजमेंट का समय है कि आप किसी ऐसे फील्ड, ऐसे पार्ट को ना पढ़ते रहें जिसमें से मान लीजिए एक लघु उत्तरी या 1 नंबर का क्वेश्चन आना है, 1 वर्ड आंसर, और आप उसके 20 पेज हैं उन्हीं को रटते रहे और टाइम 20 पेज में ज़्यादा लगा दिया तो बाकी पेजों को नहीं पढ़ पाए। तो कृपया उसको ब्लूप्रिंट को जरूर देख लें। दूसरा, जो लोग इस वर्ष किसी भी परीक्षा में या किसी भी खेल गतिविधि में उतने अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाए या आप विजेता नहीं बन पाए हो, तो उन लोगों को मेरा कहना ये है कि आप अगले वर्ष के लिए और ज़्यादा तैयारी करें। और ये जो खेल कूद गतिविधि हैं या परीक्षाएं हैं, ये कोई जीवन का अंत नहीं है, ये एक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत या एक माइलस्टोन है। अगला, इसके आगे भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं हमको झेलनी और देखनी रहती हैं, तो कृपया उसके लिए तैयार हों। और लास्ट बस एक बात और बोलूँगा, हर हार हमको ये सिखाती है कि हमने सफलता या जीत के लिए उतनी अच्छी तैयारी नहीं करी, उतने अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं किया उस प्लान को, इसलिए हम हार गए। तो कृपया आप अब इस बात को ध्यान रखो कि आप अच्छे से तैयारी करो और उसकी डिलीवरी सिस्टम भी उतना ही अच्छा रखो, मतलब रिजल्ट्स भी उतने ही अच्छे आएंगे अगर आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करोगे तो। धन्यवाद। निश्चित रूप से सम्मानीय मंच से हमारे विभाग प्रमुख के द्वारा जो गूढ़ रहस्य वाली बातें बताई गई है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। अब मैं